हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द STWP। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पिछले वर्ष में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनका हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक इस सीरीज को हमने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियमों में चलाया है। अभी तक हिंदी मीडियम से रिलेटेड जो भी चैप्टर जो देखे हैं इस सीरीज में, वो है हमारे त्रिकोणमिति और बहुपद। अब इसी सीरीज में जुड़ने जा रहा है हमारा एक और नया चैप्टर जो है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय आप द्विघातीय समीकरण से क्या समझते हैं। द्विघातीय समीकरण एक प्रकार का बहुपद होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का बहुपद होता है जिसकी घात क्या होती है, दो होती है। अब आप बोलेंगे मैम ये बहुपद क्या है। तो ऑलरेडी मैंने बहुपद की वीडियोस अपलोड कर दी है और जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देखे। हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन है। तो जाके बहुपद को भी आप लोग देख लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बना लीजिए। तो कैसा, जैसा मैंने बताया कि द्विघातीय समीकरण एक क्या होता है, बहुपद होता है जिसकी घात दो होती है। हमने बहुपद वाला चैप्टर देखा है, हमने बहुपद के प्रकार भी देखे थे। किस आधार पर देखे थे, वो थे घात के आधार पर। कौन कौन से थे, एक घाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, है ना। एक घाती बहुपद में घात एक होती है, द्विघाती बहुपद की घात दो होती है, त्रिघाती बहुपद की घात तीन होती है। उसी तरीके से द्विघातीय समीकरण भी क्या है, एक प्रकार का बहुपद होता है जिसकी घात क्या होती है, दो होती है। क्लियर है सबको। तो द्विघाती समीकरण एक प्रकार का बहुपद है जिसकी घात दो होती है। क्लियर है। बट अब आप बोलोगे कि अगर द्विघातीय समीकरण एक बहुपद ही है तो हमें द्विघातीय समीकरण क्यों पढ़ना पड़ा। द्विघाती बहुपद भी तो था, है कि नहीं। बट आप लोग देखिए, हम द्विघाती बहुपद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या होता है, द्विघाती बहुपद। लेकिन अगर हम द्विघाती समीकरण की बात करते हैं, सब कुछ सेम है, घात भी कैसी है, दो, पर कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो ये क्या बन जाता है, समीकरण। और घात दो है तो क्या बन जाएगा, द्विघाती समीकरण। सबको क्लियर है माइंड में ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि द्विघाती बहुपद को इस तरीके से लिखते हैं और समीकरण को बराबर जीरो हो जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है सबको। तो द्विघाती समीकरण एक प्रकार का बहुपद है जिसकी घात दो होती है। द्विघाती समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, जैसा द्विघाती बहुपद का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो। जहां क्या होता है, ए नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो के होता है। यानी ये ए जो होता है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए हमारा जीरो के बराबर हो गया तो वो क्या बन जाएगा, वो द्विघातीय नहीं रहेगा, वो एक घाती बन जाएगा। सभी को क्लियर है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वह द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। यहाँ x जो होता है वो क्या होता है, हमारा चर होता है। जो a b और c होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, और c यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से स्थिरांक कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसके साथ कोई भी चर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, स्थिरांक। सबको ये चीज क्लियर है।
अगर अब हमें कोई भी समीकरण दे दिया जाए, उसमें बोला जाए गुणांक का मान बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण। सपोज हमें एक समीकरण दिया गया है, 2x² प्लस 3x प्लस 6। एक समीकरण दे दिया गया है और बोला गया है गुणांक बताइए। तो हमने क्या देखा था? सामान्य रूप हमारा, हम तुरंत अपना क्या लिखेंगे? द्विघातीय समीकरण का सामान्य रूप कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये सामान्य रूप होता है। हम जो दिया गया समीकरण है उसकी क्या कर देंगे? सामान्य रूप से तुलना कर देंगे। उससे हमें a, b और c का मान मिल जाएगा। तो वही क्या होते हैं? हमारे गुणांक कहलाते हैं। इस तरीके से हम a, b और c का मान निकालते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण की सामान्य रूप से तुलना करने पर कीजिए तुलना। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 2। b बराबर क्या आ जाएगा? 3। और c बराबर क्या आ जाएगा? 6। इस तरीके से हम इनके a, b और c के मान निकाल सकते हैं। क्या करना है? सिंपली हमें बस सामान्य रूप से तुलना करनी है। ठीक है, अब हमने देख लिया द्विघातीय समीकरण होता क्या है। अब हम देखते हैं जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, उनके लिए हमारे कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। तो है नहीं कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सब कुछ समझ आ जाएगा, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं करेंगे। तो हम द्विघातीय समीकरण से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हमें दी गई है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, हम उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्या क्या हमें जरूरत है पढ़ने की। फिर हम उन पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे अगर थोड़ा बहुत भी बदल के हमारे प्रश्न आ जाए तो हम उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, पहली चीज, इस द्विघातीय समीकरण चैप्टर में हमसे पूछी जाती है कि द्विघातीय समीकरण बताइए है या नहीं, यानी द्विघातीय समीकरण का रूप है या नहीं। हमें कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा बनाइए इसको द्विघातीय समीकरण, या पूछ लिया जाएगा ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं। उदाहरण लेते हैं हम, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। ये हमें प्रश्न दिया गया है और बोला गया है बताइए द्विघाती समीकरण है या नहीं। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो क्या करेंगे हम? सिंपली गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। x+1 का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x+1 इक्वल्स टू 2 का गुणा करेंगे 2x माइनस का 6। 2x कैंसल हो गया। x² +1 + 6 = 0। तो क्या बचा हमारे पास? x² +7 = 0। इस तरीके का हमारा क्या है? समीकरण। अब बताइए द्विघातीय समीकरण है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि घात कैसी है इसकी? सबसे बड़ी घात 2 है, और उस रूप में भी है। क्या ये सामान्य रूप से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि देखिए यह एक द्विघाती समीकरण है। सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c = 0। और कंडीशन मैंने क्या थी? a not = होना चाहिए 0 के, यही था ना। तो देखिए क्या a 0 के इक्वल है? नहीं है।
अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं उसको, 1, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी 0 नहीं है, यानी कि ये क्या है, एक द्विघातीय समीकरण है। इस तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। एक तो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है समीकरण या द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोगों ने बहुपद पढ़ा होगा, बहुपद में आपने क्या ज्ञात किए होंगे, बहुपद के शून्यक। उसी तरीके से क्या होते हैं द्विघातीय समीकरण के मूल। मैंने बहुपद वाली क्लास में भी बताया था, अगर आपका समीकरण या बहुपद द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद यानी घात 2 है, तो कितने शून्यक होंगे, 2। उसी तरीके से क्या है, ये द्विघातीय समीकरण है, मतलब घात 2 है तो कितने मूल निकलेंगे, इसके भी 2 मूल निकलेंगे। ठीक है सबको ये चीज। अब द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, हमारे जो चैप्टर है उसमें एक विधि दी गई है, उसको बोला गया है गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। यानी एक हमें विधि बोली गई है गुणनखंड विधि, इसी विधि का यूज करके हमने वहां पे भी शून्यक निकाले थे, क्योंकि इस विधि को हम क्या बोलते हैं, मध्य पद विभाजन विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पद विभाजन विधि। जैसे हमने शून्यक निकाले थे बहुपद में, उसी तरीके से हमें गुणनखंड या वही विधि मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करके यहाँ पे मूल ज्ञात करने। ठीक है, उदाहरण लेते हैं हम। हमें कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज हमें दे दिया गया है 2x² या कोई भी दे दिया गया है हमें, कोई सा भी हम एक एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। 2x² -x या -8 कुछ भी दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, मध्य पद विभाजन विधि का सिंपली यूज करना है, और क्या करना है, अपना आंसर को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, इस तरीके से है ना, गुणनखंड विधि का यूज। मैंने बहुपद में बहुत अच्छे से इस विधि को बताया है, मध्य पद विभाजन विधि हो या गुणनखंड विधि हो, बहुत अच्छे से हमने इस विधि को सॉल्व किया है। चलिए हम एक एग्जाम्पल उदाहरण और लेते हैं और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये दिया गया x² -2x और माइनस का ये हमें क्या दे दिया गया, 8 दे दिया गया। बोल दिया गया है गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, हम लिखेंगे दिया गया समीकरण या द्विघातीय समीकरण है x² -2x -8 = 0। अब क्या बताया था मैंने, जो x² का गुणांक होता है उसका हम क्या करते हैं, गुणा 8 के साथ, जो हमारा स्थिरांक है। यानी यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो गुणांक 1 मान लिया, इसका गुणा हमने स्थिरांक के साथ किया, 1 गुणा -8 है तो ये क्या हो जाएगा, -8 ही, और यहाँ क्या है, -2। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका गुणा करने पर हमें -8 मिले और घटाने या जोड़ने पर हमें क्या मिले, -2। क्या ऐसा लिख सकते हैं, -4 + 2?
-4 है और +2 है तो हमें -2 मिलेगा। उसी तरीके से -4 गुणा 2, सेम उन्हीं नंबर का यूज करके हमें -8 मिल रहा है। ठीक है, तो हम x² -4x +2x -8 = 0। अब हम जोड़े बना लेंगे दो दो के। अब बताइए इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा तो क्या बचेगा, x-4 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा 2, तो क्या बचेगा x-4 = 0। अब क्या कॉमन आया इनमें, x-4, और क्या बचा यहाँ पे x+2 = 0। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, x-4 = 0 एंड x+2 भी =0। तो x =4 आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा, x =-2। ये हमारे क्या निकल आए, मूल। क्या निकल के आए मूल हमारे, 4 और -2। सेम वही मेथड का हमने क्या किया, यूज किया है। ठीक है, इस तरीके से हम गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में क्या देखना होता है, वो है मूलों की प्रकृति। यानी मूलों की प्रकृति क्या है, यानी उनका नेचर क्या है ना। चलिए हम सामान्य रूप लिखते हैं द्विघातीय समीकरण का। एक हमने मूल ज्ञात करने की कैसी विधि दी, देखिए गुणनखंड विधि। एक सूत्र भी होता है मूल ज्ञात करने का, वो होता है x = -b ±√b² -4ac/2a। ये सूत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या होता है, मूल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। पर कब ये सूत्र हम उपयोग करेंगे, जब हमें मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी, है ना, कि मूलों का नेचर कैसा है, उस हिसाब से हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर आपको गुणनखंड विधि थोड़ी भी लग रही है कि नहीं हो पाएगा, तो आप पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लीजिए और फिर आप इस सूत्र का उपयोग कर लीजिए। किस तरीके से इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, हमें एक समीकरण दे दिया गया, सपोज ये सूत्र है, उसका मूल ज्ञात करने के लिए अगर सूत्र दिया गया है, सपोज मूल आ गए, तो वो कैसे कैसे होंगे, तीन तरीके से होंगे। या तो वो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। यानी द्विघाती समीकरण है, दो मूल निकलेंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे बट क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे। या तो वो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। यानी जो दो मूल निकलेंगे वो आपस में समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। और तीसरा क्या हो सकता है, वो काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक, यानी इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे। क्लियर है। तो मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की है, तीन। या तो वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और समान होंगे, और क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब हम देखते हैं कैसे कैसे ये मूल हमारी प्रकृति हमें पता चलेगी। ठीक है, उसके पहले ये जो अंडर रूट के अंदर हमें टर्म दी गई है b² -4ac, ये हमारा कहलाता है विभेदक। क्या कहते हैं इसको, विभेदक या विभक्तिकर। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं d से। d = हमारा क्या होता है, b² -4ac। इसको विभेदक भी बोलते हैं या विभक्तिकर भी बोलते हैं। इसी का जो मान हमारा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा होगा, उसी आधार पर हम इन मूलों की प्रकृति को बताते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब पूछा जा सकता है कि द्विघातीय समीकरण का विभेदक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। विविक्तिकर बताइए, तो विविक्तिकर क्या होगा, b² -4ac। सभी को क्लियर है।
पहला, अगर हमारा जो डी डी यानी विभेदक या विविक्तिकर बड़ा है किससे, जीरो से, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकलेगा वो अगर जीरो से बड़ा होता है तो हमारे मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या होंगे? हमारी मूलों की प्रकृति वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अगर आपसे पूछा जाए मूलों की प्रकृति बताइए तो क्या करेंगे? समीकरण दिया जाएगा द्विघातीय समीकरण, उसकी क्या करेंगे? सामान्य रूप से तुलना करेंगे, ए बी और सी के मान निकालेंगे, उन मानों के जो ए बी और सी का मान आएगा उसको रखेंगे और देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है, क्या जीरो से बड़ा आ रहा है। अगर जीरो से बड़ा आता है तो हम लिख देंगे मूल वास्तविक है और भिन्न है। और फिर अगर पूछा जाए तो मूल भी बताइए, तो अगर हमारा इस तरीके का आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाता है जीरो से, तो हम अपने मूल को इस तरीके से लिखते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तब उस कंडीशन में हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें ये सूत्र लगाना है तो पहले मूलों की प्रकृति चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी यहाँ x इक्वल टू क्या दिया गया? प्लस माइनस, एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और एक और क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस तरीके से हम क्या मूल निकाल सकते हैं, जब हमारे मूल कैसे हो? वास्तविक हो और कैसे हो? भिन्न हो। क्लियर है? एक तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी। सेकंड, डी बराबर जीरो, जो विभेदक या विविक्तिकार है हमारा किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा किसके बराबर निकला? इसकी वैल्यू और इसका मान जीरो के बराबर निकला है। तब क्या होंगे? मूल वास्तविक व समान होंगे। तब हम अपने मूल को कैसे लिखेंगे? x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस जीरो। हम जानते हैं अगर हम जीरो को प्लस भी करें माइनस करें कुछ मतलब नहीं होता है, तो x इक्वल टू क्या बचता है? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। इस तरीके से हमारी x के दो मान निकल के आते हैं, जो कैसे निकल के आते हैं? समान निकल के आते हैं। क्या बोला गया? मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। इस प्रकार का अगर कुछ मिलता है तो इस तरीके से हम अपने मूलों को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? वही करेंगे, सामान्य रूप से तुलना करेंगे, ए बी और सी के मान निकालेंगे और बी की वैल्यू लिख देंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे और हमारे मूल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन काल्पनिक के लिए, अगर हमारा विभेदक या विविक्तिकर जीरो से क्या निकल आए? छोटा, यानी माइनस में हमें कुछ मिल जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो जीरो से कम हो यानी माइनस में हो, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। बस इसको अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो हम लिख देंगे मूल काल्पनिक है और बस वही उस प्रश्न का हल हो जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज? अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं हमें। देखिए पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन आए सही विकल्प चुनकर लिखिए से वो है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो है, में दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हमने क्या पढ़ा था अभी? मूलों की प्रकृति पढ़ी थी। वास्तविक मूल और जो वास्तविक मूल है वो भिन्न कब होंगे? जब, बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो जाएगा या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा जीरो से, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा या बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर जीरो होगा। तो ये चीज हमने देखी थी, कब होंगे?
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा समीकरण एक वर्ग समीकरण नहीं है? हमने क्या बताया था मैंने कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। उसी समीकरण को, द्विघात समीकरण का दूसरा नाम क्या है? वर्ग समीकरण, क्योंकि घात दो होती है। ठीक है, बताइए कि है कि नहीं है। एक वर्ग समीकरण नहीं है, हमें वो बताना है। क्या करेंगे हम, सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें द्विघातीय समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है। चलिए हम ऑप्शन ए लेते हैं। क्या दिया गया? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया प्लस का 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए क्या बोली थी कंडीशन, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ए क्या होता था हमारा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। क्या एक्स स्क्वायर का कहीं कॉफिशिएंट दिख रहा है? नहीं। मतलब ऑप्शन हमें और चेक ही नहीं करने पड़े, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? निम्न में से कौन सा समीकरण एक वर्ग समीकरण नहीं है? ऑप्शन ए, ये एक वर्ग समीकरण नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में फर्स्ट है हमारा समीकरण x माइनस थ्री टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू 0 के मूल हैं। हमने क्या बताया था, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने पर इस तरीके से हमें मूल मिलते हैं। x माइनस थ्री दिया गया, x प्लस फोर इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, x को 0 के इक्वल कर देते हैं और इसको भी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिली? 3, और यहाँ से क्या मिलेगी? माइनस का 4। तो हमारे मूल कैसे हो जाएंगे? 3 और माइनस का 4। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? 3 और माइनस का 4। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 क्या होगा? px हमारे एक द्विघात बहुपद है, और हमने क्या देखा, अगर बराबर में 0 आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा? द्विघात या द्विघाती समीकरण। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? द्विघाती समीकरण। अब देखिए प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। क्या लिखिए? सत्य असत्य लिखिए। जब किसी समीकरण की उच्चतम घात 2 हो तो वर्ग समीकरण कहलाता है? बिल्कुल कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्या बोला है? वर्ग समीकरण ही द्विघातीय समीकरण कहलाता है, और घात 2 है तो वो द्विघाती समीकरण तो होगा ही। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए होगा। पहली बात, ये इस तरीके का फॉर्मूला नहीं होता है। दूसरा, माइनस बी अपॉन ए बोला गया है, ए यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ए कोई गुणांक है भी नहीं, उसी के आधार पे भी कैसा हो जाएगा? असत्य। क्लियर है सबको ये चीज? सही जोड़ी मिलाइए। देखिए हमें सही जोड़ियों का मिलान करना है। एक कॉलम ए दिया गया है, एक खंड बी दिया गया है। देखिए यहाँ पूछा गया है मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण का मानक रूप d बराबर 0 और द्विघात समीकरण का सूत्र। और यहाँ देखिए हमें इतने सारे दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए, जिससे कि हमें ऑप्शंस ज्यादा दिखे तो हम कंफ्यूज हो जाए कि क्या है हमारा आंसर। पर हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और आंसर को टिक करना है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हमने शून्यकों में भी देखा था। शून्यकों का योगफल क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए। उसी तरीके से मूलों का योगफल भी क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो पहले का क्या हो गया? बी। दूसरा है द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी ये सामान्य रूप की बात की गई है। क्या पढ़ा है हमने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बरा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपली हमें कंफ्यूज करने के लिए एक्स की जगह क्या लिख दिया गया है? चर। यहाँ पे क्या ले लिया गया है? चर को बदल के बाई ले लिया गया है, और सेम वही है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सी। अब बोला गया है d बराबर 0, यानी d का मान क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बोला गया है 0। विभेदक या विविक्ति कर का मान है 0। ये कब होता है? हमने देखा था जब मूल कैसे होते हैं? बराबर व वास्तविक होते हैं। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला।
द्विघात समीकरण का सूत्र, हमने सूत्र एक ही पढ़ा है, वो क्या है, एफ पे दिया गया है, तो चौथे का क्या हो जाएगा हमारा, एफ। देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की सूत्र विधि किस गणितज्ञ द्वारा दी गई थी। हमने मूलों की प्रकृति में एक सूत्र पढ़ा था, वो क्या था, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही सूत्र का पूछा गया है, जो सूत्र विधि है वो किस गणितज्ञ द्वारा दी गई है, तो वो दी गई है श्रीधराचार्य जी द्वारा। किसके द्वारा, श्रीधराचार्य जी द्वारा दी गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको याद भी रखना है कि इस सूत्र को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस पेपर में ये वाला पूछा गया है, आपको गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी का नाम याद रखना है, सूत्र भी याद रखना है, क्या दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। सेम हमने क्या देखा था, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कैसा था, अल्फा डॉट बीटा। क्योंकि द्विघात है, दो घात है, तो दो मूल होंगे, जो हो गए अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट यानी स्थिरांक, 6 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2, तो क्या आया, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या बोला गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कोई संख्या एक के बाद एक आए, जैसे एक, एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद क्या आता है, तीन, तीन के बाद क्या आता है, चार, वो क्या कहलाते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पहले का हल हम इस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, x। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, x+1। अगर हम x को एक रखेंगे तो पहला तो एक हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 1+1 यानी 2। इस तरीके से क्रमागत हमें दो धनात्मक पूर्णांक मिल गए, 1 और 2। तो क्या मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। क्या बोला गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हम लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306, ये हमें प्रश्न अनुसार बोला गया है। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, x और उनका गुणनफल x+1 बराबर 306। क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। इस तरीके से क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है, हाँ बिल्कुल है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम लिख देंगे। और बस लिखना ही नहीं, उसमें बोला गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इसको व्यक्त कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करेंगे। क्लियर है सबको।
द्विघात दूसरा बोला गया है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स प्लस 5 के मूलकों की प्रकृति बताइए, यानी मूलों की प्रकृति बताना है। हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे दिया गया द्विघाती समीकरण है। क्या दिया गया है? 2x² माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, क्या करेंगे हम? इस जो समीकरण दिया गया है इसकी सामान्य रूप से तुलना करेंगे। लिखेंगे दिए गए समीकरण की सामान्य रूप से तुलना करने पर सामान्य रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर का क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया हमारा सामान्य रूप। तुलना करेंगे हम इसकी तो क्या मिल जाएगा? a बराबर 2, b बराबर -1। देखिए यहाँ पे x है तो गुणांक क्या मानेंगे? 1, और माइनस चिन्ह है तो -1, और c बराबर 5। इस तरीके से ए बी और सी के हमारे मान आ गए। अब क्या करेंगे हम? मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं? डी बराबर b² -4ac। विभेदक या विविक्तिकर का डी बराबर क्या होता है? b² -4ac। डी बराबर b², b की वैल्यू क्या है? -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2, और सी की वैल्यू क्या है? 5। डी बराबर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40, यही होगा। तो डी बराबर क्या बचेगा हमारे पास? बताइए। -39। क्या बचेगा? -39। देखिए ये कैसा एक ऋणात्मक आया है, यानी डी क्या हो गया? <<0। क्या बोला था? डी का मान अगर <<0 होगा तो मूलों की क्यों की प्रकृति कैसी होगी? हम लास्ट में लिख देंगे इसकी नीचे, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे मूल? मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। इस तरीके से हम मूलकों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हैं। यानी इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है, मूल की प्रकृति हमें नहीं निकालनी है, वो हमें बता दी गई है क्या है? दोनों मूल बराबर हैं। यानी d बराबर 0 होगा, यानी जो विविक्तिकर है या विभेदक है हमारा d, वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर होगा। तो हमें k का मान निकालना है। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया द्विघाती समीकरण है। क्या दिया गया है? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। फिर से हम क्या करेंगे? सामान्य रूप से तुलना करेंगे। दिए गए समीकरण की सामान्य रूप से तुलना करने पर क्या हो जाएगा? सामान्य रूप ये है हमारा, ए का मान क्या मिल जाएगा हमें? 2, बी का मान मिल जाएगा के, और सी का मान क्या मिल जाएगा? 3। अब प्रश्न अनुसार हम देखेंगे प्रश्न में क्या बोला गया है हमसे कि दोनों मूल बराबर हैं। हम क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार
मूल बराबर है, अर्थात क्या हो जाएगा, डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या दी गई है, के, तो के का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या दी गई है 2, और सी की वैल्यू क्या दी गई है 3। ठीक है, तो क्या इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर इक्वल टू 24, स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, रूट लेंगे, तो क्या बन जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस के इक्वल टू √24। अब √24 की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल टू +-2 √6। ये हमारा के का मान निकल आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और इस तरीके से भी हम √24 को कैसे निकाल सकते हैं, 24 किसके बराबर होता है, 8 × 3। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। क्या करते हैं, रूट में अगर दो जोड़े हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, तो ये दो का जोड़ा है जो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 × 2 यानी 6। इस तरीके से √24 क्या निकल के आ गया, +-2 √6। क्लियर है सबको ये चीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का है, गुणनखंड विधि से दिए गए समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, हमने गुणनखंड विधि बहुपद में भी पढ़ चुकी है, और अभी जब मैंने कॉन्सेप्ट ही बताया तो एक उदाहरण देके आपको समझाया था। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे, दिया गया समीकरण है x² -3x - 10 = 0। अब हमें क्या लगानी है, गुणनखंड विधि। पहले ही हमने बोला था जो x² का गुणांक होता है उसका पहले गुणा हम स्थिरांक में कर देते हैं। ठीक है, जो लास्ट पद है उसको हम स्थिरांक बोलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे इसका गुणांक, उसका गुणा 10 में करेंगे, और 10 काय का है, माइनस का, तो ये तो माइनस का 10 रहेगा। और मध्य पद क्या है, -3। क्लियर है सबको ये चीज, इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर माइनस का 10 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिले, -3। अगर हम -5 प्लस का 2 कर दे तो हमें -3 मिल जाता है ना, माइनस के 5 में से +2 करोगे तो -3 मिलेगा। और सेम इन्हीं संख्या का गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 क्या है माइनस का, तो माइनस का क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से हमारा ये मध्य पद क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, x² -5x +2x -10 = 0। ठीक है, ये पद हमारा इस तरीके से विभाजित हो गया। ठीक है, अब हमने दो दो के जोड़े बना लिए, इस जोड़े से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा, x -5 प्लस, इस जोड़े से x तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि इसके साथ x नहीं है, क्या कॉमन आ सकता है, 2, तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे 10 2 से कितने बार जाता है, 5 बार, तो बचेगा 5 बराबर 0। इसमें भी x -5 दोनों में कॉमन है, बचेगा क्या, x +2 बराबर 0। इस तरीके से तो आप हम क्या कर सकते हैं, x -5 बराबर 0 और x +2 बराबर 0, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, गुणा में है, x बराबर 5 और x बराबर -2। इस तरीके से हमारे दो क्या मूल निकल के आ गए, मूल, x बराबर 5 और x बराबर -2। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, समीकरण 2x² -7x +3 बराबर 0 को सूत्र विधि द्वारा हल कीजिए। डायरेक्ट इसमें मूलों की प्रकृति नहीं पूछी, सीधा बोल दिया गया है सूत्र विधि, यानी जो श्रीधराचार्य जी ने सूत्र दिया है उस विधि से इसको हल करना है। अगर आपको पेपर में बोला जाए सूत्र विधि से हल कीजिए तो आप सूत्र विधि लगाएंगे, गुणनखंड बोला जाए तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे।
अगर आपको कोई भी विधि का नाम नहीं लिया जाए तो जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस टाइम कि हाँ हम इस विधि का उपयोग करके आंसर ला सकते हैं सही सही, आप उस विधि का उपयोग करिएगा, ठीक है। हम लिखेंगे दिया गया समीकरण है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, द्विघात समीकरण की बात हो रही है यानी घात दो है, तो मूल भी कितने होंगे, दो। पता चले आप तीन मूल निकाल के आ रहे हो तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तो याद रखिए द्विघात यानी दो घात है, तो दो ही मूल निकलेंगे हमारे, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आई, लिखेंगे दिया गया समीकरण है। अब दिए गए समीकरण की सामान्य या मानक रूप से तुलना करने पर, सामान्य इसी को क्या बोलते हैं, मानक रूप से तुलना करने पर, इस हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए का मान दो निकल के आएगा, बी का मान -7 निकल के आएगा, और सी का मान 3 निकल के आ गया। ये तो ए बी और सी के मान हो गए। अब क्या बोला गया है, सूत्र विधि किसका उपयोग करना है हमें, सूत्र विधि का उपयोग करना है। तो सूत्र विधि श्रीधराचार्य जी ने दी थी, वो क्या थी हमारी सूत्र विधि, एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इस सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है ना। अब कुछ नहीं करना है, बस ये सूत्र याद हो गया तो ए बी और सी की वैल्यू बस इसमें रख देनी है। एक्स बराबर -b, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस, और b की वैल्यू भी क्या है, -7 प्लस माइनस √b², b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 इंटू, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 2। एक्स बराबर माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस का 7 प्लस -b², -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाता है तो 49 माइनस क्या हो जाएगा 24 अपॉन 4। इस तरीके से ये आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 49 - 24 क्या आता है हमारा 25 अपॉन 4। √25 क्या होती है वैल्यू √25 की 5। अब क्या, ये सॉल्व हो गया, बहुत सरल हो गया। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस चिन्ह। तो क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर एक्स बराबर 7 + 5/4 क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर 12/4। क्या आया हमारा 12/4, यानी एक्स बराबर क्या मिल गया 3। अब क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, अब क्या लेंगे हम इसमें, इसमें माइनस चिन्ह लेंगे, तो x बराबर 7 - 5/4। तो क्या बचा, x बराबर 2/4। तो क्या बचा, x बराबर 1/2। यानी इस समीकरण के कितने मूल निकल के आए, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे सामने है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमें द्विघात समीकरण की विधि है उपयोग करनी पड़ेगी, पर पहले जो पूछा गया है उसके आधार पर हम अपने प्रश्न को उस रूप में लाएंगे, किस रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे, जिससे हम उस समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सके। बोला गया है समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज में आप सब जानते हो कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए, सपोज यहाँ पे हमने बोल दिया ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी, और ये हमारा बी पर क्या है, समकोण है, ठीक है। क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यानी यहाँ से ऊंचाई का मतलब होता है लंबाई या लंब, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण हमें, ये होता है हमारा कर्ण, ये कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। ये होता है हमारा आधार, आधार को हम क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर, क्योंकि आधार तो कहीं दिया नहीं गया है, लंबाई जरूर दी गई है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, जो आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर, यानी x-7 सेंटीमीटर का है। ये चीज क्लियर है, हम लिख लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, लंब बराबर आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x-7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमें क्या दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या लगाएंगे समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये हम प्रमेय पहले भी पढ़ चुके हैं, और अगर जिसको इस नहीं पढ़ा है तो हिंदी मीडियम में त्रिकोणमिति नाम का चैप्टर भी डल चुका है, जिसमें पाइथागोरस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो आप लोग जाके वो भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है, ये पाइथागोरस प्रमेय का कहना है। कर्ण, कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया है, x-7 का होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, x स्क्वायर। क्लियर है ये चीज सभी को। 13 का स्क्वायर होता है 169, x-7 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी का यूज करेंगे। a को x मान लिया, b को 7 मान लिया, और फॉर्मूला में रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 169 माइनस 49 इस तरह इस साइड आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, और क्या बचेगा, माइनस का 14x, ये बचेगा। क्लियर है इतना सबको। अब 169 माइनस 49 क्या हो जाएगा, 120 बराबर, यहां से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। अब ये दो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 102/2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। 2 से 120 कितने बार जाएगा, 60 बार, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब हम 60 को इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमें क्या निकालना है, दो भुजाएं निकालनी है, मानी x का मान निकालना है। या तो आप सूत्र विधि लगा दें, या तो आप पहले मूलों की प्रकृति निकालें, कहीं काल्पनिक तो नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से आप मान निकालें मूलों का, या गुणनखंड विधि लगा दें। 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो हमें क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका हम इसमें गुणा करते हैं स्थिरांक में, तो एक है इसका गुणांक, तो -60 में गुणा करने पर क्या मिलेगा, हमें -60 ही मिलेगा, और ये है माइनस का 7। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका गुणा करने पर माइनस का 60 मिले और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 7। हमने देखा है 12 पंचा 60,
है ना। और 12 - 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 7। तो इसी का उल्टा कर देंगे, -12 + का 5, तभी हमें माइनस का 7 मिलेगा। तो क्या लिख देंगे, -का 12x + 5x - 60 बराबर 0। दो जोड़े बन गए हमारे। कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन x आएगा तो x - 12 हो जाएगा, +5 यहां से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x - 12 बराबर का 0। ठीक है। अब x - 12 कॉमन है और यहाँ क्या है, x + 5 बराबर 0। तो क्या हो जाए, x - 12 बराबर 0 और x + 5 भी बराबर 0 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 12 और यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर -5। x क्या माना था हमने, आधार। और क्या हम जानते हैं, कभी भी आधार लंबाई ये हमारे माइनस नहीं होते हैं, तो इसकी क्या कर देंगे हम, उपेक्षा। क्या लिख देंगे, माइनस चिन्ह की या -5 की उपेक्षा करने पर। तो इसकी उपेक्षा कर देंगे तो ये तो हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर 12। इस तरीके से अब हम मान निकाल लेंगे अन्य दो भुजाओं का। आधार क्या था हमारा, आधार बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 12 सेंटीमीटर। और क्या था, लंब। लंब बराबर क्या था हमारा, x - 7 यानी 12 - 7 यानी क्या आ गया हमारा लंब, 5 सेंटीमीटर निकल आया ना। कर्ण हमें दिया गया था 13 सेंटीमीटर, आधार हमारा 12 आ गया, लंब हमारा 5 सेंटीमीटर आ गए। इस तरीके से हमने अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर लिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 2700 हो और गुणनफल क्या हो, 182 हो। पहले तो हमें इन्हें द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमसे जो बोला गया है उसका उपयोग करके हम इन्हें द्विघाती समीकरण बनाएंगे। फिर उस समीकरण को चाहे आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए, सूत्र विधि से कर लीजिए, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर लीजिए जो आपको अच्छी लगे। ठीक है। प्रश्न में क्या बोला गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। दो संख्याएं बोला गया तो हम मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x। हमने क्या मान लिया, पहली संख्या x है। हम लिखेंगे, प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का योग क्या दिया गया हमें, 27 यही दिया गया है। यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और इन दोनों का योग है 27। पहली संख्या x है प्लस दूसरी संख्या हमें पता नहीं है बराबर 27। यानी तो हमारी दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस का x। क्लियर है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है। यही दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब हमें क्या बोला गया है, प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या अब हमारी क्या आ गई, 27 माइनस x बराबर 182। गुणा कर देंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है। इस साइड लाएंगे इसको और माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² - 27x और ये क्या बचेगा, +182
बराबर 0। अब ये क्या हो गया, एक द्विघातीय समीकरण का रूप बन गया। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए चाहे गुणनखंड विधि लगा लें, कोई सी भी विधि हम लगा सकते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? गुणनखंड अगर हम विधि लगाते हैं तो देखिए, ऐसे कौन से दो नंबर संख्या होंगी जिनको माइनस करने पर या प्लस करने पर माइनस का 27 है और गुणा करने पर 182। वो होती है माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए, माइनस का 14 माइनस का 13 करेंगे तो माइनस का हमें 27 मिल जाएगा, और इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 182। ये दो जोड़े बन गए हमारे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x आएगा, x माइनस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 14। ठीक है, अब इनमें से भी क्या कॉमन आया, इसमें से x माइनस 14 आया और इसमें से क्या आया, x माइनस 13 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर, x बराबर क्या हो गया 14 और यहाँ पे क्या हो गया x बराबर 13। अब देखिए हमारे x के दो मान निकल आए, 14 या 13। हमने क्या माना था, पहली संख्या x, हम या तो 14 को x मान ले या 13 को x मान ले, और दूसरी संख्या क्या थी 27 माइनस x। तो या तो 14 को x माना तो 27 माइनस 14 करेंगे, और 13 को x माना तो 27 माइनस 13 करेंगे। ठीक है, और हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, मैं x बराबर 14 लेके करती हूँ, आप x बराबर 13 लेके भी पहली और दूसरी संख्या निकालिएगा। ठीक है, हम लिखेंगे, माना क्या ले रहे हैं, x बराबर 14 लेने पर पहली संख्या, पहली संख्या को क्या माना था, x माना था, तो x की वैल्यू क्या ले ली 14। दूसरी संख्या क्या थी हमारी 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 14, तो क्या बचा दूसरी संख्या बराबर 13। पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 14 और दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 13। आप लोग क्या करिएगा, मैंने x बराबर 14 लेकर किया है, आप लोग फिर नीचे लिख लिएगा x बराबर 13 लेने पर, फिर पहली संख्या निकालिए और दूसरी संख्या। इस तरीके से आज की ये वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। इस तरीके की और भी वीडियोस हमारे चैनल पर डलती रहेंगी, आप बने रहिए STWP के साथ।